नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे आपके साथ एक गंभीर मुद्दे की। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आखिर बाढ़ कैसे एक उपयोगी संसाधन है? आखिर कैसे वो एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है? तो पहली बात तो बाढ़, फ्लड। अब फ्लड क्या होती है बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आप में से कुछ लोग फ्लड के अंदर होंगे, फ्लड को देख रहे होंगे आसपास, या टीवी पे तस्वीरें देख रहे होंगे। तो फ्लड क्या है जानते हैं दोस्तों, बाढ़ का हम जानते हैं क्या होती है। ठीक है, बाढ़ के कारण क्या है ये भी बताया था मैंने आपको। लास्ट आर्टिकल हमने जो सैटरडे बात की दोस्तों, बाढ़ का कारण बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो फ्लड का कारण क्या है बताया था उसमें मैंने, शहरी फ्लड के कारण क्या है। ठीक है, बाढ़ को रोका कैसे जाए, इसका निवारण कैसे किया जाए, उसकी हमने चर्चा की थी वहां पर। बाढ़ का प्रिवेंशन कैसे किया जाए, कॉजेज क्या है बाढ़ के, हमने इसकी बात की। प्रिवेंशन कैसे किया जाए, निवारण कैसे किया जाए, बात की। अब आइए, बाढ़ के निवारण से प्रबंधन, या मैं कहूं कैसे ये एक उपयोगी संसाधन बन सकता है। आखिर अगर बाढ़ का निवारण कर लिया गया, बाढ़ को बेहतर रूप से प्रबंधन कर लिया गया, तो कैसे एक संसाधन बन सकता है। तो आइए बात करते हैं फ्लड एज अ वर्नेबल या वेल्युएबल रिसोर्स। आइए बात करें दोस्तों, तो फ्लड किस प्रकार एक संसाधन है अपने आप में। फ्लड का आना एक अच्छी बात हो सकती है, इसे इसका प्रबंधन किया जाए। तो संसाधन कब बनेगी, रिसोर्स कब बनेगी दोस्तों, ये रिसोर्स तब बनेगी जब इसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो एक आमतौर पर भारत में एक बात चलती थी पहले 1955 के समय से, आजादी के समय से पहले ही बाढ़ आती थी, बाद में बाढ़ आती है हमारे यहाँ। तो बाढ़ को लेकर एक शब्द चलता था, बाढ़ नियंत्रण। जब कोई कहता है ना बाढ़ नियंत्रण, तो कहता भाई चुप हो जा, बाढ़ नियंत्रण नहीं होता कभी, फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते आप फ्लड को मैनेज कर सकते हैं। पहले हमारे डिपार्टमेंट हुआ करता था, बाढ़ नियंत्रण विभाग, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। सरकार ने कहा ये क्या बदतमीजी है यार, नियंत्रण तो कर ही नहीं सकते, शब्द ही गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है। बाढ़ का प्रबंधन करना होगा, फ्लड का मैनेजमेंट करना होगा। तो नाउ वी हैव अ फ्लड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब जब फ्लड मैनेजमेंट की बात आती है, तो किसी चीज का प्रबंधन करें और उसको फायदा ना कमाए तो कैसे बात चलेगी। तो जरूरी है उससे रिसोर्स पैदा हो। तो हम बाढ़ का प्रबंधन अगर कर पाए तो हमारे पास संसाधन होंगे, हमारे पास रिसोर्स होंगे। किस प्रकार के दोस्तों, कैसे हो सकता है ये बात करें। पहली बात दोस्तों, बाढ़ से ना बहुत सारा पानी बरसता है, बहुत सारा बारिश होती है, पानी बरसता है यहाँ से। और यदि हम इसको स्टोर कर पाए, अच्छा मैनेजमेंट हुआ, अच्छा भंडारण हुआ पानी का, तो भारत की कई समस्याएं हल हो सकती हैं दोस्तों। तो पानी का स्टोर कर पाए दोस्तों, पहली बात तो हम लोग। ठीक है, दूसरी बात, अगर बाढ़ के पानी का भंडारण नहीं, हम बाढ़ के पानी को दिशा दे पाए, बेहतर उसको मैनेज कर पाए दोस्तों, उसको हम दिशा दे पाए अगर, तो हमारी नदियों में हमेशा पानी रहेगा, साल भर पानी रहेगा दोस्तों। साल भर हमारे पानियों में वाटर रह सकता है, तो हमारी नदियां सदा नीरा रह सकती हैं। अभी आया मानसून में बह जाता है, हम चाहते हैं वो एवरग्रीन रहे, उनमें साल भर पानी रहे उसके अंदर। तो उसके लिए जरूरी बाढ़ के पानी का प्रबंधन किया जाए। बाढ़ का पानी अगर भंडार कर लिया जाए, अगर इसे खाली पड़ी भूमि पर ट्रांसफर कर दिया जाए, या इसको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर पानी नीचे जा सकता है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, भूजल स्तर का विस्तार हो सकता है, ग्राउंड वाटर इससे बढ़ सकता है हमारा। जी हाँ, तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो सकता है इसकी सहायता से आराम से। तो ग्राउंड वाटर जो हम यूज करते हैं साल भर, हम इससे इसको रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को अपने यहाँ पर, ये फायदा मिलेगा। बाढ़ का प्रबंधन किया जाए तो हमारे पास बेहतर बिजली बनाने की क्षमता होगी। जी हाँ, अगर फ्लड कंट्रोल करना हमको आ जाए, फ्लड मैनेजमेंट हमको आ जाए, तो हम पावर जनरेट भी कर सकते हैं दोस्तों इसकी सहायता से, हम ऊर्जा निर्माण भी कर सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है सर, अगर बाढ़ का प्रबंधन करना हमको आ जाए, अगर वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में यूज करना चाहें, तो यहाँ पर नदी जल मार्ग तैयार हो सकते हैं, और नदियों की प्राकृतिक रूप से सफाई, जो गाद जम जाती है, जो सिल्ट जम जाता है, जो वेस्ट जम जाता है, उसको साफ कर सकते हैं। नदियों को साफ करने का बहुत बेहतर तरीका है बाढ़। हर साल इतना पानी नदियों में आ रहा है, फिर नदियां गंदी क्यों होती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम बाढ़ का प्रबंधन नहीं करते। अगर प्रबंधन करना सीख जाएं तो नदी प्रदूषण से, नदी के पॉल्यूशन से हम लोग, या नदी के गाद गंदगी से हम लोग सफाई प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो जो रिवर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है, उससे हम मुक्ति मिल सकती है। नमामि गंगे हमारा कार्यक्रम सफल हो सकता है। तो ये एक चीज है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ का मैनेजमेंट करना हमको आ गया तो क्या फायदा होगा। अगर हम बाढ़ का मैनेजमेंट कर पाए दोस्तों, तो जो स्केयर इलाके हैं, हम बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना, नदियों को जोड़ने की बात कहते हैं, हमें नदी को जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सोचिएगा, नदी जोड़ो परियोजना की लागत मालूम है कितनी आपको इस देश में आने वाली है। जो हम बात करते हैं नदी जोड़ो की, इंटर रिवर लिंकिंग की बात करते हैं, उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है अभी राइट नाउ, वो भी आज बनते बनते 50 साल लग जाएंगे, तब तक कॉस्ट क्या होगी। अभी राइट नाउ जो कॉस्ट है वो है 44 लाख करोड़ रुपीज। 44 करोड़ रुपए चाहिए दोस्तों, 44 लाख करोड़ रुपए चाहिए आपको नदियों को जोड़ने के लिए।
भारत का पूरे साल का बजट नहीं है 44 लाख करोड़ का, सोच सकते हैं आप। इतना पैसा चाहिए नदी जोड़ने के लिए, तो बहुत व्यवहारिक नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नदी जोड़ो का सॉल्यूशन नहीं है। एक आध दो नदियों को जोड़ना अलग बात हो सकती है, नदी जोड़ो बहुत व्यवहारिक नहीं है देश की सभी नदियों के पर्सपेक्टिव में। तो उससे बेहतर क्या है, अगर हमारे पास फ्लड वाटर होगा, हमारे पास वाटर स्टोरेज होगा, हमारे पास वाटर टैंक्स होंगे, तो हम लोग अपनी नदियों में बेहतर पानी कलेक्ट कर पाएंगे और हमें नदी जोड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका विकल्प, इसका एक ऑल्टरनेट है दोस्तों, अगर बाढ़ का प्रबंधन किया जाए तो। जी हाँ, एक विकल्प हो सकता है बाढ़ का प्रबंधन करना नदी जोड़ों का। हमारे पास पानी तो है, पानी कमी नहीं है नदियों में, बह जाता है फिर कमी हो जाती है पानी की। अगर पानी को हम रोक पाए तो हमें नदी जोड़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली दोस्तों। जी हाँ, तो एक बड़ी समस्या अच्छी हल हो जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार के हम कहें, चूंकि नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट लेकर आती हैं, नई मिट्टी लेकर आती हैं, उनका ढंग से प्रबंधन किया गया तो लैंड फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, हर साल नई मिट्टी आएगी, हर साल नई गाद आती है, उसका ढंग से आप प्रबंधन कर पाए तो आपके पास मृदा की उर्वर शक्ति, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाएगी दोस्तों। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाएगी, इससे हमारे यहाँ पर हमको ये फायदा मिलेगा, हमारी मृदा की उर्वर शक्ति में इजाफा हो जाएगा। सर आपने इतने फायदे बता दिए, होंगे कैसे ये बताइए, होगा कैसे, ये अचीव कैसे होगा? आइए, तो बाढ़ का प्रबंधन कैसे किया जाए इसकी चर्चा करते हैं अब। तो ऐसे क्या करें, नियंत्रण नहीं करना दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, बाढ़ का नियंत्रण अपने आप में गलत शब्द है। बाढ़ नियंत्रण आयोग सरकार ने बंद करना पड़ा, डिपार्टमेंट, इतना नाम खराब हो गया था उसका। कंट्रोल कैसे करोगे फ्लड को? कंट्रोल नहीं होती फ्लड, फ्लड का मैनेजमेंट होता है। तो फ्लड मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं आखिर कैसे रिसोर्स बन सकता है। ये राइटर की बात सुने हम लोग, कई देश में कई फ्लड आई हैं, पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या लिखा है, बहुत काम का आर्टिकल, इसमें नहीं मिलेगा आपको ज्यादा। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं फटाफट आपके साथ। हमारा महान राइटर कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, क्या कह रहा है यार, अटक क्यों गया, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो भारत में दोस्तों हम देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मुंबई दिल्ली में एक साथ 24 जून को मानसून पहुंचा, हमने देखा यहाँ पर मुंबई में, भारत में बहुत सारा बारिश हुई, ये वो कई जगह बाढ़ दिखाई दी हमको दोस्तों यहाँ पर। अब हमें अपना ध्यान प्रयास बाढ़ नियंत्रण से हटाकर बाढ़ प्रबंधन की ओर लगाने की जरूरत है। जी हाँ, तो वी नीड अ फ्लड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ फ्लड कंट्रोल। जी हाँ, फ्लड कंट्रोल नहीं चाहिए हमको, हमें फ्लड मैनेजमेंट करना है। ठीक है सर, अब हमारे पास भारत में जो वाटर रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है हमारे पास अपर्याप्त है, काफी बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है हमारे पास दोस्तों। अक्टूबर के महीने में हर साल बाढ़, हमारे पास बाढ़ का मौसम समाप्त होने के बाद देश में कई जगह गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ता है। सोच सकते हैं, एक तरफ बाढ़ हमारे यहाँ आपदा फैलाती है अब अक्टूबर तक, उसके बाद सूखा और गर्मी आ जाती है, उसका सूखा आ जाता है, हमारे पास पानी कमी हो जाती है। तो आवश्यकता क्या है, यदि हम बाढ़ के प्रवाह के एक बड़े हिस्से को सुरक्षित रूप से संरक्षित कर सके तो क्षति कम हो जाएगी, तो सूखा कम पड़ेगा देश में। हमें क्या करना होगा दोस्तों, लार्ज पार्ट ऑफ द फ्लड फ्लोज कैन बी सेफ्टी कंजर्व हम कर सकें तो शायद हम डैमेज को, किससे डैमेज हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है फ्लड से, डैमेज हो रहा है सूखे से, उसको हम रोक सकेंगे। तो हमें भंडारण करना होगा बड़े स्केल पानी का दोस्तों। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमको स्टोरेज सीखना होगा बड़े स्केल पर। तो स्टोरेज टू मैनेज रिवर फ्लो वेरिएबिलिटी एंड मिटिगेट ड्रॉट्स, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा अवसर है भारत में इस क्षेत्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग डेटा यहाँ पर है कि हर साल बाढ़ में लगभग 1600 लोगों की जान जाती है, 75 हेक्टेयर जमीन हर साल सबमर्ज हो जाती है, डूब के क्षेत्र में आती है दोस्तों। 75 लाख हेक्टेयर भूमि हर साल हमारी डूब जाती है दोस्तों हमारे यहाँ पर। ये कहना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दोस्तों। हर साल हमारे पास 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है पब्लिक को। ये तो नुकसान वो है सरकार बता रही है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले जो मुंबई में फ्लड आई थी, मुंबई में बारिश आई थी दोस्तों, उस बारिश से मुंबई अकेले को ही 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ था 3 दिन की बारिश से। 14,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हो गया था। दिल्ली में बारिश रही, दिल्ली सरकार निकालेगी, अनुमान मालूम पड़ेगा बाद में, लेकिन दिल्ली में पर डे 1000 करोड़ नुकसान हुआ होगा पर डे यहाँ पर। तो ये जो डेटा दिया है 1800 करोड़ रुपए बहुत कम है अपने आप में, बाढ़ से बहुत नुकसान होता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियली भी और लोगों की जान भी जाती है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, बाढ़ का प्रबंधन करने के 2 तरीके हैं, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको लिंक करूंगा आपके एक बड़े एस्पेक्ट से, हमारे यहाँ पर जो एनडीएमए का एस्पेक्ट, एनडीपी का एस्पेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि बाढ़ प्रबंधन के लिए हमारे पास कई उपकरण है, कई तरीके हैं। 2 भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर, यानी कि संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपकरण दोस्तों। अब इसमें क्या क्या आता है ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। तो ये कह रहे हैं जनाब बाढ़ प्रबंधन करना आशीर्वाद जी, आपके पास 2 तरीके हैं, 2 टूल्स हैं। एक है संरचनात्मक टूल्स या इसको कहा जाए स्ट्रक्चरल टूल्स, आपके पास स्ट्रक्चरल टूल्स हैं दोस्तों, और एक है गैर संरचनात्मक यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल टूल्स। जी हाँ, नॉन स्ट्रक्चरल टूल्स भी हैं आपके पास।
क्या होता है संरचनात्मक उपकरण। आप बांध बना रहे हैं, आप तालाब बना रहे हैं, आप बैराज तैयार कर रहे हैं, आप यहाँ पर नहर तैयार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये क्या है स्ट्रक्चर टूल है। जी हाँ, तो स्ट्रक्चर टूल में क्या क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर आप भंडार के लिए जलाशय तैयार कर रहे हैं, तटबंध तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर रिजर्वियर, एम्बार्कमेंट और डाइवर्जन तैयार कर रहे हैं। आप उसको जो बाढ़ का पानी है उसको शहर से दूर, गांव से दूर ले जा रहे हैं, तो आप बाढ़ का प्रबंधन कर रहे हैं। तो संरचनात्मक आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बांध बनाते हैं, बैराज तैयार करते हैं, इसमें आप भंडारण कर रहे हैं, आप इसे सिंचाई बनाइए, बिजली उत्पादन कीजिए, जल की आपूर्ति कीजिए, तो कहीं ना कहीं बाढ़ प्रबंधन बेहतर होगा। तो स्ट्रक्चर तैयार करें दोस्तों, स्ट्रक्चर तैयार करें हम लोग। और गैर संरचनात्मक कार्यों में क्या करें मालूम है, इसमें क्या आता है, लोगों को चेतावनी जारी कीजिए, पब्लिक को इन्फॉर्म कीजिए, अवेयर कीजिए, सिस्टम तैयार कीजिए, ईज ऑफ गुड गवर्नेंस दीजिए, लोगों तक तुरंत जानकारी पहुंचाइए, लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाइए। जी हाँ, बाढ़ प्रबंधन का एक अलग एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, चेतावनी जारी कीजिए, फोरकास्टिंग कीजिए, चेतावनी कीजिए, जोनिंग बनाइए, कहां पर बाढ़ का पानी भरेगा, कहां पर नहीं भरेगा। दिल्ली में बाढ़ आई है, दिल्ली के इलाकों में कई इलाकों में पानी भरा, आप जोन मैपिंग कर सकते हैं। भैया दिल्ली में अगर ये गेट नहीं खुलता, आईटीओ बैराज नहीं खुलता, हथनीकुंड से बाहर पानी छोड़ा जाता है, तो दिल्ली कौन सा इलाका डूबेगा सबसे पहले, उसका मैपिंग करिए आप। कम से कम लोगों की समय पर निकासी मदद करें, आप बाढ़ के मैदान के उपयोग को नियंत्रित करें। आपका खाली मैदान पड़ा है, बाढ़ का पानी मोड़िए उस तरफ, भरने दीजिए उसको वहां पर। जी हाँ भाई, ये तैयारी हम कर पाए तो ये क्या है, गैर संरचनात्मक तैयारी है, नॉन स्ट्रक्चर हमारा ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। काम करना है इस पर हमें यहाँ पर। ठीक है, आइए दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा देखें दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फोरकास्टिंग कर पाएंगे या वार्निंग दे पाएंगे लोगों को, तो शायद हम लोग जान को बचा सकते हैं। जी हाँ, भारत में लगभग 5,500 बड़े बांध हैं दोस्तों, 5,500 बिग डैम है हमारे पास। और वहां पर भंडार अगर मालूम पड़ जाए कब हो रहा है, किस भंडार में कितना पानी बचा है, कितनी जगह बची, कितनी बारिश का पानी आने वाला है, तो हम शायद बाढ़ का पूर्वानुमान लगा पाएंगे। लेकिन हमारे पास डेटा तो है दोस्तों, लेकिन बाढ़ से नुकसान फिर भी होता है। कहावत कही जाती है हमारे यहाँ दोस्तों, फ्लड्स आर आर्ट एक्ट ऑफ गॉड बट फ्लड लॉज आर लार्जली एक्ट ऑफ मैन। जी हाँ दोस्तों, एक आम कहावत है, बाढ़ ईश्वर का कार्य है, लेकिन बाढ़ से होने नुकसान काफी हद तक मनुष्य का कार्य है। जी हाँ, आप घर बना के रहेंगे, फ्लड जोन में बचेंगे नहीं, तो बाढ़ से नुकसान तो होगा ही होगा आपका। यहाँ पर बाढ़ का संकट हजार तो ऑफकोर्स ईश्वर ने दिया है, वो संकट तो आएगा, पानी बरसेगा, बारिश तो होगी, बारिश में आप फंस गए, बारिश में आपका घर डूब गया, बारिश में सरकारी तंत्र बर्बाद हो गया, तो ये जिम्मेदारी ईश्वर की नहीं है, ये आपकी है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। कल एक अखबार में, बिजनेस अखबार पढ़ रहा था मैं, उसमें तस्वीर दी थी दिल्ली के कार ओनर्स की, और कहा था जिनकी कारें डूब गई हैं, 3 दिन पानी में दबी रही, गाद भर गई, सिल्ट भर गई उन कारों के अंदर, बर्बाद हो गई सो कॉल्ड कारें वहां पर, उनका बीमा, कार बीमा की बात थी उसमें, बीमा कंपनी क्या कहेगी, तो बीमा कंपनी की एक्ट ऑफ गॉड है, हम क्या करें, बाढ़ आ गई, हम कोई बीमा नहीं दे सकते इसमें। तो कौन सा बीमा कराएं कार के मालिक कि भैया इस आपदा में मदद मिल जाए, तो कौन, उसमें दिखाया बताया गया था कौन कौन से बीमा करा सकते हैं, कैसे बीमा कराएं वो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड होगा ये, तो भैया हम क्या करें ना, जाओ एक्ट ऑफ गॉड हम क्या करें यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट बात वही है, एक्ट ऑफ गॉड बारिश होना है, लेकिन जो आपदा आपके घर में पानी भरा वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, वो आपके खुद के कर्म है दोस्तों। जी हाँ, आगे बढ़े आपके साथ, थोड़ा सा हम लोग आगे चलने के कर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा, गैर संरचना तरीकों में निर्माण शामिल नहीं होता है। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन होता है संरचनात्मक कार्यों में, वहां प्लानिंग कर रहे हैं, नहर बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, आप बांध बना रहे हैं, बैराज बना रहे हैं, वो सब में कंस्ट्रक्शन किसमें है, सारा का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है दोस्तों, वो सब स्ट्रक्चरल काम। नॉन स्ट्रक्चर में सारा क्या होता है दोस्तों, आपका जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा को पहुंचाना, आईसीटी का यूज, इंटरनेट का यूज, कम्युनिकेशन का यूज, मीडिया मास का यूज, मास मीडिया का यूज, ये सब कार्य कर रहे हैं दोस्तों लोग। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ने दोस्तों लोग, आगे चलें यहाँ से। अब मैं जो बता रहा था आपको, मैं जोड़ूंगा आपके साथ अपने स्ट्रक्चर से। देखिए, अगर मुझे 5 मिनट दे पाए आप लोग, अगर इसका नाम आपने सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपदा प्रबंधन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है सिलेबस में, आपके पेपर 3 में आता है दोस्तों। पेपर 3 में टॉपिक है आपदा प्रबंधन का, डिजास्टर मैनेजमेंट का। इसमें टॉपिक है, सब टॉपिक है इसका, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। आपने अगर पढ़ा इस प्लान के बारे में, इस योजना के बारे में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पढ़ा है कभी आप लोगों ने, एनडीएमपी पढ़ा है या नहीं, क्या मैं इसको ब्रीफ करूं यहाँ पर आपके लिए। इसके 5 पॉइंट आपको आते हैं क्या नहीं, याद है किसी को, मैं पहले बता चुका हूं कई बार इससे आपको लोगों को, मैं किसी को याद है एनडीएमपी के 5 पॉइंट्स, एनीवन? सर मुझे मालूम है, बता सके मुझे जो चैट बॉक्स में। हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा प्लान कहता है कोई भी आपदा आ जाए, कैसी भी आपदा आ जाए, हमें अपने ब्यूरोक्रेटिक दिमाग को 5 तरीके से काम करना है। हमें आपदा के लिए 5 स्टेप उठाने हैं, 5 कदम उठाने हैं। क्या क्या है कदम, नोट डाउन कर लीजिए, सुन लीजिए आराम से। आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो फ्लड वाला ढूंढते हैं, फ्लड वाला ढूंढते हैं पहले हम लोग। फ्लड वाला ढूंढते हैं यहाँ पर, फ्लड 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 बाढ़। आ जाओ, आइए दोस्तों। तो बाढ़ जोखिम जो है आपका, इसको मिनिमाइज कैसे करें, ठीक है, आ जाओ बात करते हैं आपके साथ। बाढ़ जोखिम मिनिमाइज कैसे करें। पहला स्टेप होता है 5 में से, कोई भी जो आपदा आ रही है, कोई भी डिजास्टर जो आ रहा है, उसका रिस्क एनालिसिस करना। जी हाँ, आपदा के जोखिम को समझना। तो पहला चरण जो होता है हमारी आपदा प्रबंधन का या आपदा प्रबंधन योजना का, 5 पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से बता रहा हूं, सुन लीजिए आराम से। तो पहला पॉइंट होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ये जो प्लान है ना, शब्द प्लान कहता है 5 स्टेप होते हैं किसी भी आपदा को डील करने के। याद कर लो बेटा, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में बहुत काम आएगा आपको। आप कहीं भी बात करो किसी आपदा के बारे में, ये सर वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, नहीं, हायरार्की है यार, एक स्टेप वाइज बोलो, ये आंसर तैयार। बीइंग अ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, सीधा पॉइंट्स में बात करो आप। यहां पर पहला पॉइंट क्या करो, आपदा जोखिम की समझ। जोखिम की समझ मैं कहूं अगर मैं आपसे है, आपदा जोखिम की समझ होनी चाहिए आपको यहां पर। तो आपदा जोखिम की समझ, तो रिस्क एनालिसिस आपको आना चाहिए यहां पर, रिस्क एस्टिमेट करना आपको आना चाहिए यहां पर। रिस्क एनालिसिस या रिस्क एस्टिमेट क्या मतलब है। अच्छा, आपदा आती है बाढ़, तो कहां तक पानी जाएगा, अच्छा, वहां तक कितनी जनसंख्या रहती है, अच्छा, उनकी जानमाल को हानि कितनी होगी, ओके, कितने खेत डूबेंगे, अच्छा, कितने इलाके में पानी भर सकता है, कितने दिन में कितनी बारिश हो सकती है, यहाँ बारिश का रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले कुछ सालों का। आपदा की समझ होना, आपदा की समझ होना, उसके लिए क्या करो, डेटा कलेक्ट करोगे आप, सेंसर या सैटेलाइट से पिक्चर लोगे आप, जोनल मैपिंग करोगे आप कि कहाँ कहाँ बारिश हुई पिछले कुछ सालों में, पिछले रिकॉर्ड उठा के देखोगे आप, तो सारा काम करोगे। तो पहला है आपदा का जोखिम का समझ होना। दूसरा स्टेप, तो रिस्क एनालिसिस हो गया दोस्तों, आपका रिस्क एनालिसिस हो गया पहले। चलिए फिर अब बात करें आपसे आगे, यहाँ पर आगे बात करें हम लोग। सेकंड स्टेप होता है दोस्तों, सेकंड स्टेप होता है हमारा यहाँ पर, वो होता है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, अंतर एजेंसी समन्वय। दूसरा काम करना होता है दोस्तों आपको यहां पर, वो होता है अंतर एजेंसी समन्वय, इंटर कमेटी या इंटर कह सकते हैं, अंतर एजेंसी, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन या अंतर एजेंसी समन्वय। आइए बात करें दोस्तों इसके बारे में। अंतर एजेंसी समन्वय ये क्या वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो बहुत मजा आएगा आपको, अदरवाइज चले जाइए क्लास के बाहर। अंतर एजेंसी समन्वय क्या है दोस्तों, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन क्या है। यार बाढ़ आएगी तो अकेले सीएम केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले एलजी कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, अस्पताल डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, जल शक्ति मंत्रालय कुछ नहीं कर पाएगा। सबको मिलकर काम करना होगा। अगर एक जगह भूकंप आता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट, वहां के पुलिस बल, वहां का प्रशासन, वहां पर डिफरेंट एजेंसी, वहां एनडीएमए, वहां एसडीएमए, वहां आर्मी आ गई, वहां पर अगर कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। अगर बाढ़ आती है, सोचिए बाढ़ आती है तो पहले मौसम का हाल जानेंगे। तो मौसम विभाग वाले, भैया बताओ मौसम का हाल क्या है, अच्छा। सिटी प्लानिंग, कितना आपके नालों में पानी भरा हुआ है बताओ, जानकारी दो, अच्छा। तीसरा, ओके यार ये जो लो लाइन एरिया का जो म्युनिसिपैलिटी है उससे पूछो सफाई हुई क्या नहीं जगहों की, वहां पर पानी भरने के चांस क्या हैं। नंबर 4, क्या हेल्थ सिस्टम तैयार है देश का, उस राज्य का। नंबर 6, क्या आपके पास यमुना का जो आपका जो फ्लड बैंक है, जो फ्लड पे पानी फ्लड जोन होगा, वहां पर पानी से बचने के लिए आपके रेत के बोरे हैं क्या नहीं। नंबर 6। नंबर 7, आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स तैयार है क्या नहीं। नंबर 8, आप एनडीए में तैयार है क्या नहीं। नंबर 9 ये, नंबर 10 वो, सीएम डिपार्टमेंट, एलजी डिपार्टमेंट तैयार है क्या नहीं। आपको मालूम फ्लड आने वाली है, तो अंतर एजेंसी समन्वय का होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क है, इसलिए बोलते हैं आपदा प्रबंधन एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। आज आवाज उठाई जा रही है कि सीएम जिम्मेदार हैं, एलजी जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है, कोई व्यक्ति जिम्मेदार हो ही नहीं सकता इसका। ये कोऑर्डिनेशन वाला काम है आपदा प्रबंधन। आपको पूछे ना आपसे कि आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो सीधे नकार दो कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। इनके बीच समन्वय ना होना जिम्मेदार है। हर कोई व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा था, एक चीज मिस हो गई, वो थी अंतर एजेंसी समन्वय, ये नहीं कर पाए लोग। तो अंतर एजेंसी समन्वय बहुत जरूरी, बताऊंगा एग्जाम में प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा पूरी बात में।
तीसरी बात दोस्तों, तीसरा एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए सर, आइए रहा, समन्वय की बात करें। फिर आइए दोस्तों, तीसरा एस्पेक्ट है डीआरआर में निवेश संरचनात्मक उपाय। जी हां, थर्ड एस्पेक्ट है हमारा डीआरआर में निवेश, डीआरआर में निवेश संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय, स्ट्रक्चरल, ये अपना ये दोस्तों डेटा है यहां पर कि आखिर डीआरआर में इन्वेस्टमेंट करना है। डीआरआर क्या होता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण। जी हां, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दोस्तों इसमें निवेश करना होगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में हमको निवेश करना होगा। क्या मतलब इसका सर? सिंपल सा मतलब है कि तैयारी करो यार, आपदा आए फिर आप खर्च करो, उससे बेहतर है आपदा के पहले तैयारी कर लो, निवेश कर दो, लोगों को लो लाइन एरिया से हटा दो, वहां पर आप प्रॉपर गेटवे तैयार कर दो, सड़कों को आप अगर साफ कर लो, अपने जो टैंक्स हैं, जो नाले हैं, उनकी तैयारी सफाई रखो। बाढ़ के मौसम से पहले अगर आप ये तैयारी करेंगे, आप ढाल सही बनाएंगे, सीवरेज साफ करते रहेंगे, यमुना के पानी को कैसे स्टोर करना है उसकी तैयारी कर लेंगे, तो बाढ़ नहीं आएगी। तो वी नीड अ इन्वेस्टमेंट इन डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में निवेश करना होगा। स्ट्रक्चर में निवेश, स्ट्रक्चर याद है पीछे पढ़ा आपने, स्ट्रक्चर मतलब नहरें, बांध, आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसमें निवेश करना होगा। यानी कि आपको निवेश करना है, लेकिन किस चीज में? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, यानी कि निर्माण गतिविधियों में निवेश करना है। एम्बार्केट बनाइए, बांध बनाइए, तालाब बनाइए, टैंक बनाइए, सीवर लाइन साफ कीजिए। क्या करना है आपको? निवेश करना है संरचनात्मक उपायों में। हो पाया तीसरा पॉइंट? तीनों समझ आ गए? 5 पॉइंट बताएं तो चौथा पांचवा सुनिएगा आराम से। नंबर 4, डीआरआर में निवेश, नॉन स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। डीआरआर में निवेश, अगेन वही पॉइंट है, बस थोड़ा सा अंतर है। डीआरआर में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बट इन नॉन स्ट्रक्चर फील्ड, लेकिन गैर संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश, नॉन स्ट्रक्चर। आइए डिकोड करें दोस्तों, क्या मायने इस बात के यहां पर। आइए, डीआरआर में निवेश हो गया दोस्तों, बात कर रहे हैं यहां पर डीआरआर में नॉन स्ट्रक्चर में। नॉन स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, गैर संरचनात्मक उपायों में निवेश। यहां क्या मतलब है सर? यहां निवेश कीजिए अर्ली वार्निंग सिस्टम मैसेज तैयार करने में, लोगों तक तुरंत जानकारी कैसे पहुंचेगी, आपदा की चेतावनी कैसे पहुंचेगी, रडार आदि लगाने हैं आपको। आपको नॉन स्ट्रक्चर में निवेश करना है, लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचे, कम्युनिटी स्ट्रांग कैसे बने, हमारे मॉक ड्रिल करा दो लोगों को यहां पर, उसमें पैसा खर्च कीजिए। जी हाँ, तो यहां पर चेतावनी कैसे जारी होगी इसके बारे में सोचिए। यहां पर समाज को तैयार करना, साइकोलॉजिकली बिहेवियरली आपको तैयार करना है समाज को यहां पर, कि भैया आपको लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना है, मॉक ड्रिल कराने पड़ेंगे बार बार आपको, तो मानसिक रूप से तैयार करना है, मॉक ड्रिल आयोजित कराइए। ये जी हाँ बिल्कुल होगा ये। और लास्ट पॉइंट दोस्तों क्या है अपना, लास्ट पॉइंट क्या बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है लास्ट अपना जो है, यहां पर पांचवा पॉइंट दोस्तों जो होता है अपने एनडीएमए प्लान का, वो होता है क्षमता विकास। जी हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग। लास्ट पॉइंट दोस्तों अपना है कैपेसिटी बिल्डिंग का, क्षमता विकास का। ठीक है, तो क्षमता विकास करना है आपको, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, क्या मतलब है सर क्षमता निर्माण का? इसका हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हो, हमारी ट्रेंड फोर्सेस हो, हमारे पास लोग तैयार हो, मॉक ड्रिल हो, उनको मालूम है बाढ़ आएगी तो क्या करना है, भूकंप आएगा तो क्या करना है, लोग तैयार हो, वहां पर हम जानते हो, ये काम करना है। अंतिम पॉइंट दोस्तों अगर मैं ब्रीफ कर पाऊं आपके संग फटाफट, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग देश में कोई भी आपदा आती है तो आपको 5 कदम उठाने हैं, 5, या कोई भी आपदा की तैयारी करनी है 5 स्टेप में। पहला क्या करना है दोस्तों, बताया मैंने क्या करके आपको यहाँ पर। पहला, जोखिम आपदा की समझ। जी हाँ, आपको रिस्क एनालिसिस करना है, आपको जोखिम का समझ होनी जरूरी है कि जोखिम कितना बड़ा होगा, आपदा का स्तर कितना बड़ा होगा, जोखिम की समझ हो, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग हो। दूसरा, जोखिम की समझ हो गई, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, अंतर एजेंसी समन्वय करना होगा, मंत्रालयों विभागों में समन्वय होना चाहिए। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में निवेश करना है, संरचनात्मक निवेश करना है, नहरें, बांध आदि बनाने हैं दोस्तों, संरचनात्मक निवेश करना है। नंबर 4, डीआरआर में निवेश करना है लेकिन गैर संरचनात्मक, अर्ली वार्निंग सिस्टम, फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार करने हैं। जी हाँ, और 5वां है दोस्तों, क्षमता विकास करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मैन पावर चाहिए आपको, यहाँ पर मानव संसाधन होने चाहिए, मॉक ड्रिल करना चाहिए। ये सब किसमें आएगा, 5वें स्टेप में दोस्तों।
तो अब मत भूलिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के 5 स्टेप। अब सोचिएगा, इसको बाढ़ में लगा के देखिए, बाढ़ वाले क्षेत्र में ये 5 स्टेप क्या क्या करेंगे। ब्रीफ कर रहा हूं, 2 मिनट और सुनिएगा, बस 2 मिनट और दूंगा आपके, मैं जोड़ पाए हम लोग यहां पर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बाढ़ वाले में देखिए क्या क्या कर रहे हैं, फटाफट देखिए बाढ़ में हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको कि जोड़ पाएंगे आप, अगर समझ पा रहे हैं स्ट्रक्चर, समझ पाएंगे क्या हम कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या बाढ़ में दोस्तों में क्या करना है। पहला है मेरे को दोस्तों, पहला काम है संकट की समझ होना, ठीक है। आइए, पहला है दोस्तों जोखिम को समझना, ठीक है। आइए क्या करें हम लोग जोखिम को समझने के लिए। देखिए दोस्तों, जोखिम को समझने के लिए क्या करने वाले हैं हम। जोखिम को समझने के लिए यहाँ पर पूर्वानुमान लगाने वाले हैं चीज़ों का, फोरकास्टिंग करेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। मैपिंग करेंगे, जोनल मैपिंग करेंगे, कहाँ कहाँ बाढ़ आ सकती है, कहाँ मैपिंग करेंगे स्कीम दोस्तों। यहाँ पर पड़ोसी देशों में बहरी नदियों का अनुमान लगाएंगे। नेपाल से रिवर आ रही है, चाइना से आ रही है, बांग्लादेश में जा रही है, भूटान से आ रही है, कहाँ से नदियाँ आ रही हैं, कहाँ नदियाँ जा रही हैं, इसका एनालिसिस करना होगा दोस्तों को यहाँ पर। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है आपको बताएंगे। कितना रिस्क है, अनुसंधान विकास करेंगे, R&D करेंगे दोस्तों हम लोग। ये पॉइंट बताएंगे हमें कितना जोखिम की समझ होगी। जितना स्टडी होगा, डेटा होगा, सेंसर होगा, सैटेलाइट पिक्चर होंगे, उतना बेहतर अनुमान लगा पाएंगे बाढ़ का हम लोग दोस्तों, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों बताया मैंने आपको क्या करें आप। दूसरा है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन दोस्तों। अब बाढ़ आ गए, बाढ़ आ गई तो हमारे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो है आपका MOWR, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, जल संसाधन मंत्रालय, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। गृह मंत्रालय, एनडीए में इसके अधीन आती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पूरा विशासन गवर्नेंस देखेगा। रिस्पॉन्स कौन देगा, देखिए सबको काम डिफाइन किया गया है। अच्छा, बाढ़ आएगी तो समग्र आपदा अभिशासन, टोटल गवर्नेंस किसके हाथ में कंट्रोल होगा, देश का जल संसाधन मंत्रालय, अभी हमारा जल शक्ति मंत्रालय इसका नाम है, पूरी पावर इसके हाथ में होगी। अच्छा, रिस्पॉन्स, बाढ़ आ गई तो सेना भेजना, आपको एनडीएमए को भेजना। कौन जाएगा एनडीएमए के सैनिक, कौन कंट्रोल करता है एनडीएमए को, गृह मंत्रालय करता है, क्लियर मेंशन है यहाँ पर। या फिर संकट की सूचना, गैर डेटा आपको आ रहा है, गृह मंत्रालय है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है, सेंट्रल कमीशन हमारे पास है, तो हमें उन सब में कोऑर्डिनेशन करना होगा। हर किसी को काम मालूम है कि बाढ़ आएगी तो मेरा काम क्या है, प्री प्लान्ड है दोस्तों। तीसरा होता है आपका DRR में निवेश, रचनात्मक प्रयास करना, स्ट्रक्चर में निवेश करना। स्ट्रक्चर में क्या करें दोस्तों हम लोग, स्ट्रक्चर में क्या करें, आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर में क्या करें। जैसे कि हो सकता है हमें क्या करना पड़े दोस्तों, हमें पशुधन के लिए शेल्टर बनाने पड़े, यहाँ पर हमें भवनों साइट की पहचान करनी पड़े जहां लोगों को निकाला जाएगा। तटबंधों, घाटों का निर्माण करें हम लोग। बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं वो प्रयास करें दोस्तों हम लोग। यहाँ पर हम लोग सामाजिक गृह, सोशल हाउसिंग स्कीम लेकर आए, भैया लोगों को बचा के कहाँ रखेंगे, शेल्टर में लोगों को भी कैंप में रहना पड़ रहा है। दिल्ली की बाढ़ में लोग शिविरों में रह रहे हैं कई दिनों से, उनको एक प्रॉपर घर बना के रखें हम लोग जहाँ रह सकें दोस्तों। हम लोग आश्रम गृह बना सकें, कई प्रकार के शेल्टर बना सकें हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों और कहाँ निवेश करना होगा हमें, और कहाँ निवेश करना होगा हमें, सड़कें जो बनाए, हम जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाए दोस्तों हम लोग यहाँ पर। हमें बांधों की सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा, बाढ़ आती है तो बांध टूट ना जाए, उस पर निवेश करना होगा। बांधों के बारे में हमको हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों, उनका डिजाइन तैयार इस प्रकार किया जाए। तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं दोस्तों हम लोग, हम यहाँ पर नदी में कैनाल सिस्टम तैयार करें, ड्रेजिंग करते रहें, गंदगी को, सिल्ट को निकालते रहें नदियों से बार बार। स्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। थर्ड पॉइंट बताया मैंने, स्ट्रक्चर में निवेश। चौथा पॉइंट दोस्तों, नॉन स्ट्रक्चर में निवेश। क्या करना होगा, हमें मानक तैयार करने होंगे, नदी के मानक, नहर के मानक, पानी कितना स्टोर करेंगे, पानी कब की सूचना कब देंगे, पानी कब छोड़ा जाएगा, ये मानक तैयार करने होंगे। जी हाँ, हमें जलाशयों का विनिमय करना होगा, तालाबों का विनिमय करना होगा, ग्राउंड वाटर कितना आ रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है दोस्तों वो देखना होगा। ऐसे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है शहर के अंदर जो बाढ़ को बढ़ावा दे दे, कहीं यमुना के फ्लड प्लेन में कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर दिया सरकार ने वहां पर से बाढ़ बढ़ जाए। हमें इसके लिए नियम तैयार करने होंगे, कानून तैयार करने होंगे, उसमें निवेश करना होगा। तो निवेश केवल ये स्ट्रक्चर में नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये नियमों में है, नियम तैयार करने होंगे। हमें वेटलैंड को रिस्टोर करना होगा दोस्तों, वेटलैंड को बताना होगा अपनी। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट दोस्तों। और पांचवा पॉइंट, क्षमता, ट्रेनिंग देनी होगी दोस्तों, हमें अपने यहाँ पर ट्रेनिंग में देना, काम खर्च करना होगा हमें अपने यहाँ पर दोस्तों, हमें अपने यहाँ पर माफ कीजिएगा,
हमें अपने यहाँ पर दोस्तों मॉक ड्रिल देनी होगी, मॉक ड्रिल का आयोजन करना होगा, हमें ट्रेनिंग देनी होगी, हमें जो वर्नेबल सेक्शन है, महिलाएं, दिव्यांग, उन्हें विशेष ट्रेनिंग देनी होगी कि आपदा के समय वो क्या करें, क्षमता विकास, अपना विकास, जिसमें लड़ पाए आपदा से। क्या ये पांचों पॉइंट अब क्लियर हुए हैं दोस्तों? मैं बाहर आ रहा हूं इस टॉपिक से। क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर हुए आपको? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अगर ये पांचों पॉइंट क्लियर हैं तो आपदा कोई भी आ जाए, डिजास्टर कोई भी आ जाए दोस्तों, आप उससे निपट पाएंगे। और यही होता है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। आपसे पूछा जाए केस स्टडी के तौर पे, आप अगर प्रशासक हैं यहाँ के, तो आप क्या करेंगे? तो आप थोड़ी बोलेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप जो गाइडलाइन में लिखा गया वो करेंगे ना। गाइडलाइन क्या कहती है? 5 पॉइंट है आपके सामने, बनाइए प्लान, बनाइए प्लान, निकलिए इस चीज से बाहर। समझिए दोस्तों, ठीक है? तो बीइंग अ केस स्टडी के तौर पे भी काम आएगा आपको कहीं ना कहीं। ये आपको क्या प्रबंधक के तौर पे क्या करना चाहिए वही मदद करेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, 5 स्टेप्स फॉर हाउ टू प्रिवेंट डिजास्टर। तो क्या कह रहा है आर्टिकल दोस्तों? हमें बाढ़ का नियंत्रण नहीं, प्रबंधन करना है। प्रबंधन करेंगे तो कुछ फायदे बताए मैंने आपको। प्रबंधन करने के लिए स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा, और मैंने जोड़ दिया आपके लिए एनडीएमए का प्लान पूरा। तो बाढ़ का प्रबंधन मुझे याद ही नहीं, असर नहीं पड़ता आर्टिकल में क्या लिखा है, मैटर नहीं करता मेरे लिए तो यार। यूपीएससी कैंडिडेट को एक चीज आनी चाहिए, एनडीएमए बस, एनडीएमपी, दैट्स सारा काम उसमें हो जाता है हमारा। कम पढ़ो, ज्यादा अच्छा लिखो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं कहूंगा चक्रवात आएंगे तो क्या करना चाहिए, एनडीएमपी कैसे लागू होगा। ओके, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कैसे लागू होगा एनडीएमपी, इस पे सोचिए और लिखिए आंसर। खूब आंसर लिखने को हैं। हमें 10 आर्टिकल नहीं पढ़ने बाढ़ के मुद्दे पर कि खूब सारी नॉलेज हो जाए। जो नॉलेज सरकार ने हमको दी है, ब्यूरोक्रेटिक नॉलेज, उस पर काम करना है, उसको ढंग से छापना है। अंतहीन नहीं पढ़ना है, बहुत सीमित पढ़ना है, उसी को ढंग से लिखना है दोस्तों। आप अगर समझ में आ गई हो बात तो इसलिए ज्यादा आर्टिकल चर्चा नहीं कर रहा हूं इस पर, क्योंकि मेरे काम का ही नहीं है। उसके बाद वो कुछ भी कहता है, राइटर हमारा ये कर लो वो कर लो, सारी बातें बात की हैं यार। तू मेरी बात सुन, बता, तू मुझे आता है प्लान करना, तुझे क्या आएगा? ठीक है दोस्त? तो एनडीएमपी मुझे क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और ये मुझे क्लियर है तो कोई भी आपदा आ जाए, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो, कभी 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 गलत नहीं होगा। ये थी पूरी चर्चा दोस्तों, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर एकेडमी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप प्लस क्लास पे, जहां मेरे साइंस टेक, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के बैच चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरा कोड है आशीर्वाद 360, यूज करें, ज्वाइन करें प्लस कोर्सेज, जहां हेवी डिस्काउंट इस समय चल रहा है। थैंक यू।